नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले 5 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं और आज उनके प्रदर्शन का छठा दिन है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को कोविड-19 महामारी और सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह आज यानी कि मंगलवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका यह धरना सोमवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद है, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ठोस बैरिकेडिंग की गई है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमने किसान यूनियन के नेताओं को 3 दिसंबर की बैठक से पहले ही चर्चा के लिए आने का न्योता दिया है। उन्होंने बताया कि अब यह बैठक 1 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे के बाद बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को हुई बैठक में शामिल सभी किसान नेताओं को इस बार भी आमंत्रित किया गया है। इस बीच कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 32 किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 1 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। अग्रवाल ने जिन संगठनों को पत्र लिखा है उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जम्मूहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं। तो ये तो फैसला तो ये चिट्ठी उसकी आई होगी, हमारे जो बड़े लीडर है, रिंग लीडर है, जो हमारी बड़ी कमेटी है, उसके पास कोई चिट्ठी के साथ सरकार का बुलावा आया हो तो जरूर जाएंगे, इसके पर विचार कर कर। और जो वैसे ही उन किसी से बोला गया हो तो शायद ना जाए। कल मीटिंग हुई थी, उन्होंने स्पेशली उसमें बोला गया कि 3 बजे जो किसान के लिए मैं बोल रहा हूँ जो चिट्ठी सरकार की चिट्ठी हमारे जो बड़ी कमेटी उसके पास गई हो उसकी स्नैप लगा कर तो फिर उस पर विचार कर जाएंगे। और सर एक खबर हो रही है कि खाप पंचायत के जो बड़े लीडर हैं वो आज हरियाणा से निकल चले हैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, तो आप किस प्रकार देखते हैं? तो देखे तो उसके साथ हमारी बड़ी कमेटी का कांटेक्ट है, 500 जथेबंदी है, वो आपस में विचार में चल रही है, तो उससे सभी से कांटेक्ट हमारी ये बड़ी कमेटी है पंजाब की 31 मेंबर कमेटी है, उसके साथ सभी उनका कांटेक्ट रहता है, तो विचार से सारी। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अपडेट हम आपसे चाहेंगे, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ जानकारी इस समय अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान अभी भी जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार उनसे बात करे। मगर आज बात करें कि केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बैठक की जा रही है जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वो बैठक को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि इस मुद्दे को, यानी जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों के आज लगभग 5 संगठन कृषि मंत्री से मिलेंगे और इस बैठक के अंदर देखना होगा कि क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी सर किसानों की तरफ से कि किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर चाहिए या तो उन्हें, या फिर इस बिल को वापस करवाना है। मगर बात करें सरकार की, सरकार अभी भी स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने बिल जो बना दिया है, कानून बन चुका है, कानून बनने के बाद में उसे फेरबदल किया जा सकता है, ना कि उसमें उसे कैंसिल किया जा सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार अभी भी तैयार है किसानों से बात करने के लिए। मगर आज देखना होगा जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक है वो कितनी बार किस रुक जाती है और किसमें किसानों के संगठन के जो नेता होंगे वो किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। और खास तौर पर बात करें जिस तरीके से बिल वापस करने की, मगर ये कल स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि ये बिल वापस नहीं होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के अंदर जो जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि जो किसानों के हित में जो बिल है वो किसानों के हक में है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा, ना कि जो पहले जो राजनीति की जाती थी, ना कि किसानों को समझाया जाता था, ना तक यहाँ तक कि किसानों की जो फसलें वगैरह होती थी वो भी कहीं ना कहीं ऊंचे दामों पे नहीं जाती थी, जो सरकार तय करती थी सिर्फ उसी पे बिकती थी। मगर आप जब किसानों को कहें तो किसानों को आजादी होगी कि अपनी फसल खेतों से डायरेक्ट मंडियों तक पहुंचा सके, और मंडियों से डायरेक्ट कह सकते हैं जो भी खरीदने वाला होगा उस तक पहुंचेगी। मगर बात करें उनके चुनिंदा रेटों पर, यानी कि जो उन्होंने तय करे होंगे रेट, वो उसी रेट पर बिकेंगी। मगर देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि आने वाले समय के अंदर किसानों को फायदा होगा, मगर किसानों को समझना होगा कि किस तरीके से उनको फायदा होगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, यानी कि जो किसान बिल जो आया है
वो किस तरीके से काम करेगा, ये उनको समझना होगा। जब तक वो समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं दुविधा उनके मन में बनी रहेगी। जी बिल्कुल। और इस बीच गृह मंत्री और कृषि मंत्री की 24 घंटे में 2 बार मीटिंग हो चुकी है राजीव। ये काफी बड़ी बात है कि दोनों मंत्री काफी गंभीरता से इस मसले को ले रहे हैं और 2 बार बैठक कर चुके हैं। कुछ जानकारी मिल पाई है केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा हुई और आगे के लिए क्या कुछ रणनीति सरकार की तरफ से भी तय की गई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, सरकार की तरफ से की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार भी कड़े रुख अपना रही है। यहाँ तक कि जो किसानों की जो मांग है उन पर भी गौर करने की कोशिश करी जा रही है। इसीलिए 2 या 3 बार भी बैठक की जा चुकी है और आज भी बैठक होगी। और क्या जो आंदोलन चला था इस तरीके की, जो जिस तारीख 26 तारीख से ये आए थे, उससे भी पहले भी कई बार बैठकें की जा चुकी है। मगर आप जब देखना होगा कि बैठक का नतीजा किस तरफ जाता है। मगर आज जो बैठक है, यानी कि कह सकते हैं कृषि मंत्री शामिल होंगे, गृह मंत्रालय शामिल अमित शामिल होंगे इसमें, और किसानों के जो संगठन है यानी कि लगभग 5 से 6 संगठन जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और वो तमाम मुद्दों पर गौर किया जाएगा। यहाँ तक कि किसानों को जो दुविधा है, यानी कि जो किसानों को वो लगता है कि जो बिल आया है वो उनके हक में नहीं है, उनसे कितना नुकसान होगा उनको या कितना फायदा होगा, ये उनको समझाना होगा आज बैठकर। इस बैठक के अंदर पहले उनको किसानों को समझाना होगा और समझाने के साथ साथ ये बताना होगा कि जो किसानों को फायदा है, यानी कि जो उनकी फसलें हैं डायरेक्ट किसानों की खेती यानी कि खेतों से डायरेक्ट मंडी तक जाने के लिए उनको जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी इसमें। और ये जनता जैसे चाहे, यानी किसान जैसे चाहे जितने दामों पर चाहे उतने दामों पर बेच सकते हैं और डायरेक्ट मंडियों के द्वारा, यानी कि एक मंडी के अंदर उनकी अगर फसल कोई सही दामों पर नहीं बिकती है तो वो दूसरी मंडी में भी जा सकते हैं और दूसरी से तीसरी मंडी में भी जा सकते हैं। मगर किसानों को अपने चुनिंदा रेटों पर ही बेचनी होंगी और इसके अंदर तमाम जो सुविधाएं होंगी वो किसानों तक मिलेगी। मगर किसान अभी भी शायद दुविधा के अंदर है और वो पहले जब तक दुविधा दूर नहीं होगी तो शायद उनके अंदर ये ही प्रदर्शन चलता रहेगा और इसी तरीके से बिल्कुल। राजीव, एक जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है राजीव कि पंजाब किसान संघर्ष समिति के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही है कि देश में किसानों के 500 से ज्यादा संगठन है और सरकार ने सिर्फ 32 समूहों को बुलाया है। जब तक सभी संगठनों को नहीं बुलाया जाएगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये किस तरह से संभव है? जब 500 किसान संगठन है तो 500 किसान संगठनों को के नेताओं को बुलाना सरकार के लिए भी संभव नहीं होगा। ये देखिए, एक चीज स्पष्ट है, यहाँ बात करें कि किसानों के संगठनों की, तो संगठन बेशक कितने भी हो मगर सरकार उनसे जो संगठनों के जो बड़े मुखिया हैं यानी कि बड़े जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे ही बातचीत की जाएगी। मगर बात करें तमाम जितने भी संगठन हैं उनके सबको नेताओं को बुलाना एक ही बैठक के अंदर वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी चाहिए और यहाँ तक कि सैनिटाइजर भी चाहिए और मास्क भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोरोना काल की वजह से ज्यादा बैठकें नहीं की जा रही है। मगर हाँ, जितने भी किसान के संगठन आना चाहेंगे इसके अंदर वो बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और सॉल्यूशन यही निकाला जाएगा कि सॉल्यूशन के द्वारा यानी कि बातचीत के द्वारा ही इस बिल को समझाया जा सके किसानों को कि किस तरीके से वो बिल काम करेगा। मगर बात करें जो किसानों के मन में दुविधा है, जब तक सरकार उन दुविधाओं को दूर नहीं करेगी तो किसान कहीं ना कहीं इसी तरीके से अड़े रहेंगे। सरकार को चाहिए पहले कम से कम जो किसानों के मन की जो दुविधा है यानी कि जो उनकी फसलें जो बिकनी है, किस रेट पे बिकनी है, कैसे तय करी जाएगी, ये प्रक्रिया उनको समझानी होगी। जब तक ये प्रक्रिया उनके दिमाग में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहेंगी सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर जनता भी परेशान होते चली जा रही है, क्योंकि जनताओं को भी बॉर्डर से इधर उधर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन भी रुका पड़ा है और ये बात करें बॉर्डरों की तो बॉर्डर भी रुके पड़े हैं और यहाँ तक कि मेट्रो की जो लाइफ लाइन है वो भी रुकी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर सरकार को ये जल्दी से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि किसानों भी हट सके और किसानों की जो मांगे हैं उनको समझाकर या तो उनको शांतिपूर्ण हटाया जाए या फिर उनको जो बिल है या बिल की जो डिमांड है उनको माना जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। इस समय सरकार को काफी एक्टिव होना होगा और ये जो मसला है इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद की देश विरोधी नीतियों का पर्दाफाश होने के बाद उसके पिता अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गत 19 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक आपराधिक शिकायत भी दायर की थी। शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार से अपनी बेटी शहला रशीद के कुख्यात गतिविधियों में शामिल होने की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही इंजीनियर रशीद और जौहर चटाली गिरफ्तार हैं। इन नेताओं ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की। इसके पहले बाकायदा उक्त नेताओं ने उन्हें घर
घर पर बुलाया और नई लॉन्च होने वाली पार्टी के बारे में जानकारी दी। चंद दिनों के बाद जब उनकी बेटी घर लौटी तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया। अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी बेटी शहला रशीद को इस गलत रास्ते पर चलने के लिए मना किया। उसने उनकी एक भी नहीं मानी और उल्टा उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। 2017 से लेकर 2020 तक वह सब तमाशा देखते रहे और अब सब चुपचाप अपने घर पर ही देशद्रोही गतिविधियों को देखते रहे और लाख समझाने के बावजूद जब उनकी बेटी नहीं मानी तो अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी बेटी द्वारा चलाई जा रही एनजीओ और अन्य संपत्तियों की जांच करवाने की मांग की है। तो अब्दुल रशीद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को पत्र लिखा है और अपनी बेटी शहला रशीद पर एक कश्मीरी बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। अब्दुल रशीद ने बिजनेसमैन जाहुर अहमद शाह बताली से जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी में शामिल होने के बदले 3 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। देखिए ना जो एंटी नेशनल फोर्सेस होते हैं वही ये फंडिंग करते हैं। नेशनल पार्टी कोई इनको फंड नहीं करेगी ना। इसका मतलब कोई फोर्सेस है जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी बिना पे ये सब कुछ चला रहे हैं। देखिए यूथ को एंगेज कर रहे हैं। आपको पता है, आपने देखा ज़हूर वटालिया और रशीद इंजीनियर अगर टेरर फंडिंग में बंद है या कोई वो नई वगैरह जो बंद है तो कुछ ना कुछ तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में घर से बाहर निकाला है। तो बेटी ही के खिलाफ मैंने बोला होगा ना, तो जब बोला तभी घर से बाहर निकाल दिया। तो नहीं तो अगर उनको बोला कि ऐसे नहीं करना क्योंकि बेटी है। नहीं, मैंने शुरू से इसको, मैं कह रहा हूँ 2017 से मैं इसको ये खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ। मुझे पहले सबसे बड़ी सरप्राइज ये मिली कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई। ये सबसे बड़ी सरप्राइज थी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर, क्योंकि उसने नेम एंड फेम जो सारा है वो बाहर की पॉलिटिक्स से कमाया है। तो कहीं नहीं, तो आप वजह जान लो ना किस बात पे। विरोधी नीतियों का पर्दाफाश होने के बाद उसके पिता अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गत 19 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक आपराधिक शिकायत भी दायर की थी। शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार से अपनी बेटी शहला रशीद के कुख्यात गतिविधियों में शामिल होने की जांच करवाने की मांग की है। केंद्र सरकार लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए थी कि किस तरह से कहां देश विरोधी जो है गतिविधियां हो रही हैं और कौन कौन इसमें शामिल हैं, और इसी के चलते शहला रशीद की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि शहला रशीद के पिता ही उसके खिलाफ इस समय खड़े हुए हैं और लगातार कार्रवाई करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। उन्होंने अपनी ही बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गत 19 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक आपराधिक शिकायत भी दायर की थी। शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार से अपनी बेटी शहला रशीद के कुख्यात गतिविधियों में शामिल होने की जांच करवाने की मांग की है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नयपाल सिंह तोमर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। डॉक्टर तोमर, किस तरह से आप देख रहे हैं शहला रशीद के पिता अब अपनी ही बेटी के खिलाफ जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी जो बेटी है वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये आरोप एक निराधार नहीं है। शहला रशीद एक एक्टिविस्ट हैं, ये सबको मालूम है, और वो सिर्फ उन्हीं पर एक्टिविज्म करती हैं जो इस राष्ट्र के हित में नहीं है जी। चाहे उन्होंने सीए पर अपनी बात को भड़काने का काम किया हो या जेएनयू में अपने दंगे भड़काने का काम किया हो।
अब इसको हमें थोड़ा और ब्रॉडर वे में समझना पड़ेगा कि आतंकवाद अब अपना एक नया स्वरूप बदल रहा है। आतंकवाद में अब कहीं पर भी डायरेक्ट बम नहीं गिरेंगे, डायरेक्ट 1-to-1 फाइटिंग नहीं होगी। अब आतंकवाद या तो आर्थिक रूप में चलेगा या एक्टिविज्म के रूप में चलेगा, और उसका जीता जागता उदाहरण ये साहिला रशीद का आया है। इंफॉर्मेशन सरकार ने इकट्ठी की है, बहुत अच्छा किया है। उनके पिताजी ने बहुत साहसी कार्य किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इसलिए नहीं जुटलाया जा सकता कि उन्होंने एविडेंस दिया है कि कब कब कहां कहां किसके साथ मीटिंग हुई है और कितने कितने पैसे की डील हुई है। ये कोई एक ऐसा निराधार आरोप नहीं है कि उनके मन में आया और उन्हें ऐसा लगा दिया। और इस पर बहुत गंभीरता संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अब इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इस विचारधारा में लोगों का हित नहीं है, न जनमानस का हित है, न लोकतंत्र का हित है, इसमें बड़ी ताकतों का हित है। और बड़ी ताकतें वो कहीं ना कहीं धर्म को अपनी राजनीति का अड्डा बनाएंगी। पाकिस्तान की अब हिम्मत इतनी नहीं रही है कि वो युद्ध लड़ सके, पाकिस्तान की अब हिम्मत इतनी भी नहीं रही है कि वो कोई आर्थिक लड़ाई लड़ सके। पाकिस्तान को अब किसी का मोहरा बनकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और क्योंकि पाकिस्तान सामने ना आए इसलिए ट्रांजैक्शन कभी अमेरिका के थ्रू होंगे, कभी दूसरे देशों के थ्रू होंगे, लेकिन ये पैसा आएगा। बिना पैसे के कोई भी जिहादी आंदोलन और विचारधारा का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो डॉक्टर तोमर, ये भी तो ध्यान देने की जरूरत है कि जेएनयू में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, किस तरह का माहौल हो रहा है। एक के बाद एक इस तरह के छात्र अगर सामने आएंगे जो जिहादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जेएनयू में तो नारे ही राष्ट्र विरोधी लगते हैं। ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है, या देश विरोधी गतिविधियां ही अब आने वाले समय में यहाँ से संचालित होंगी? देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अपनी राजनीति को विश्वविद्यालयों तक, स्कूलों तक भी लेके चले गए। छात्र का काम राष्ट्र निर्माण का काम है, छात्र का काम लोकतंत्र को बचाने का काम है, लोकतंत्र को तोड़ना काम नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्र बीतने के बावजूद भी, अपने अपने कोर्स में 10 बार फेल होने के बावजूद भी वो स्कॉलरशिप भी लेते रहे, पढ़ते भी रहे, उनको बहुत सस्ते में खाना मिलता है, बहुत सस्ते मकान मिलता है, क्योंकि उनको परवरिश कराना किसी का उद्देश्य था। हाँ ठीक है, हो सकता है ये एमफिल की पढ़ाई को रोका गया, हो सकता है कुछ नई शिक्षा पॉलिसी से कुछ थोड़ा उसमें सुधार हो जाए, लेकिन मैं इस बात के बहुत ही मैं इसको बुरा समझता हूँ कि छात्रों को भड़का के राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में इकट्ठा किया जाना, इस पर सरकार को बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए। और ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि उस जवान को नहीं पता होता मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। कश्मीर में आज क्या हुआ, क्यों कश्मीर में इतने लोग इकट्ठे होकर आज पोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन नौजवानों को लगा यार इतने दिन आतंक में रह के हमने क्या पाया, अब हमको सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और जब वो जमीन का बंटवारा भी हुआ, गरीब आदमी के लिए जो रोशनी स्कीम बनाई गई थी, जो जमीन देने की बात कही थी, घर देने, उसमें किसी गरीब को नहीं मिला, सब अमीरों को मिल गया, सब राजनीतिक लोगों। तो ये जो आपका जो मीडिया तंत्र है, जो इतना मीडिया तंत्र एक्टिव हुआ है, जिसको लोग कुछ खिलाफ भी हो सकते हैं कि मीडिया एक्टिविज्म, बट मीडिया एक्टिविज्म ने देश में बहुत सारे मुद्दों को धरातल से उठा के और सबके सामने रखा है कि ये स्थिति देश की है। अब देश में बहस हो रही है, साहिला रशीद के पिताजी भी निकल के आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा यदि पहले होता तो शायद सरकार इसको दबा सकती थी, आज मीडिया के रहते हुए नहीं दबा पा रहा है। और हो सकता है कल इसमें एक बहुत बड़ी जांच के बाद में कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश भी निकल जाए और इसमें फिर बहुत बड़े, जैसे रोशनी में बहुत बड़े बड़े नाम आए, कोई बहुत बड़े नाम आ जाए। मेरा फिर प्रश्न यही उठता है कि हम राजनीतिक लोगों को, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इनके लिए एक कहीं ना कहीं ये चीज निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो राजनीतिक संरक्षण में आतंकवाद और देश के विघटन की साजिश की जाती है, उसको एक आपराधिक संज्ञान लेते राजनीतिक आकाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, तमाम तरह की कार्रवाई की जरूरत है और सरकार को वाकई में इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर तोमर, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अगली खबर भी पढ़ लेते हैं, हम आगे खबर बढ़ जाते हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की गूंज राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जिस पर देश भर की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी इस समय मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता मंगलवार को यानी कि आज कर रहे हैं। हैदराबाद में हुए अब तक के चुनावों में देखा जाए तो वोटिंग 50% तक भी नहीं पहुंच सकी है। नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा में भी वोटिंग का यही पैटर्न देखने को मिला है। ऐसे में मतदाताओं को बूथों तक ले जाना और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज यहां पर है। देखना होगा कि इस बार हैदराबाद के लोग अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। वैसे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अभी तक 45% के आसपास ही वोटिंग रही है। 2009 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42% वोटिंग हुई थी। इसके बाद 2016 की अगर हम बात कर ले तो यहां पर नगर निगम चुनाव में वोटिंग
वोटिंग पैटर्न ऐसे ही रहा और 45% लोग ही अपने घरों से निकले और वोट उन्होंने डाला, अपने बूथ स्थल तक वो लोग पहुंचे थे। हैदराबाद नगर निगम के चुनावों की अगर हम बात करें तो अब तक एक बार भी 50% का आंकड़ा यहां पर मतदान का पार नहीं हो सका है। इससे पहले भी हुए उपचुनाव चुनाव में 50% से कम ही वोटिंग रही है। नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा में भी हैदराबाद के लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए कम ही निकलते हैं। 2014 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैदराबाद में एक साथ हुए थे, जिसमें महज 53% लोगों ने ही वोट डाला था। इस बार इस चुनाव को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। दरअसल हैदराबाद को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपना आधार मजबूत करने के साथ कर दी है। फिलहाल एआईएमआईएम सांसद समेत जो तमाम बड़े दिग्गज वहां के नेता हैं, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें और मसले पर चर्चा के लिए डॉक्टर तोमर का ही रुख कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर तोमर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तोमर, हैदराबाद में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति यानी केंद्र तक सुनाई दे रही है। देखिए, योगी तक वहां पर पहुंच गए थे इसमें प्रचार करने के लिए। लग रहा है कि एआईएमआईएम के गढ़ में बीजेपी सेंध मार पाएगी। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा सोचा है जी। कि उसको अपनी पकड़ साउथ में मजबूत करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत में जब तक भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत नहीं करती, उसका स्थायित्व का एजेंडा पूरा नहीं हो पाता। इसलिए वो हर चुनाव को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दक्षिण भारत के चुनाव को वो बहुत गंभीरता से लेती है। और दूसरा जो उसका अपना हिंदुत्व का एजेंडा भी है, वो साउथ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्योंकि वहां का व्यक्ति नॉर्थ के मुताबिक ज्यादा धार्मिक है। तीसरा मेरा ये मानना है कि उनका एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण ये आ चुका है कि उनका सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पार्टी वो विरोध है, वो है कांग्रेस। और वो किसी भी तरीके से कांग्रेस की इस कमजोर हालत में उस पर पूरे अटैक करके उसको खत्म करना चाहती हैं। उसका कारण क्या होगा कि कांग्रेस में अब नेतृत्व है नहीं, उनके पास कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, सब लोग भ्रमित हैं। ऐसे में भाजपा अपनी आक्रामकता के सहारे उसके दो मुद्दों को छीन लेती है। नंबर एक, मुसलमान वोट जो है, माइनॉरिटी वोट, वो माइनॉरिटी की वोट असदुद्दीन के साथ चली जाएगी और ओवैसी वर्सेस अमित शाह ये चुनाव हो जाएगा और अमित शाह हिंदू वोटों को इकट्ठा कर ले जाएंगे, जो भाजपा की पॉलिसी है, और ओवैसी कांग्रेस की वोट को तोड़कर और वहां की आपकी लोकल जो पॉलिटिक्स है उसकी वोट छीन के अपनी वोट इकट्ठा करेगी। तो चुनाव 1 to 1 होने से तो वोट ज्यादा पड़ेंगी, और दूसरा ये दोनों पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ मुस्लिम वोट का आधार है और भाजपा अपनी हिंदू वोट का आधार दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। ये चुनाव पूर्णतः एक विचारधारा का चुनाव होता जा रहा है और दक्षिण में अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए भाजपा बहुत एग्रेसिव चेहरे ला रही है। इसलिए वो अमित शाह को वहां भेज रही हैं, इसलिए वो योगी जी को वहां भेज रही हैं और इस चुनाव को वो बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है। नगर निगम चुनाव को अब त्रिकोणीय बना दिया गया है। वाकई में यहाँ कड़ी टक्कर बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया डॉक्टर तोमर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब में आज से एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। राज्य सरकार ने यह कदम दिल्ली एनसीआर में कोविड की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उठाया है। होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9:30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। कर्फ्यू में ढील देने या इसे बढ़ाने को लेकर अगला फैसला 15 दिसंबर को लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कोविड के बढ़ते मामलों के अलावा पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण शादी और अन्य समारोह में बढ़ रही भीड़ है। पिछले करीब 7 दिनों से पंजाब में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले कोविड मरीजों का आंकड़ा रोजाना औसतन 300 से 400 तक रह गया था, जो अब बढ़कर 700 से 800 के बीच पहुंच गया है। आपको बता दें कि दीपावली के बाद से पंजाब में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने गृह नगर पटियाला में भी कोरोना
संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। पटियाला में कोरोना के अब तक 14,500 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। राज्य के छोटे शहरों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पंजाब में आज से एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। राज्य सरकार ने यह कदम दिल्ली एनसीआर में कोविड की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उठाया है। अब होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9:30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। कर्फ्यू में ढील देने या इसे बढ़ाने को लेकर अगला फैसला 15 दिसंबर को लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कोविड के मामले बढ़ने के अलावा पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण शादी और अन्य समारोह में बढ़ रही भीड़ को माना जा रहा है। तो पंजाब में आज से एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है और आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में जिस तरह से कोविड की गंभीरता बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए पंजाब सरकार ने एहतियाती ये फैसला ले लिया है और इसी के साथ आज से नाइट कर्फ्यू जो है रात में लगना शुरू हो जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।